नमस्कार दोस्तों। आज का सेशन है ये जो होगा यह बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज का ये टॉपिक आप देखें पॉलिटेक्निक 12th और बीएससी वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ये जो टॉपिक है जिसका नाम है इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। आइए देखते हैं समाकलन क्या होता है। मेरे दोस्तों, समाकलन जो होता है एक प्रकार का जोड़ होता है और यह अधिकतर चर राशियों के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे तो कहा जाए समाकलन जो डिफरेंशियल होता है उसका व्युत्क्रम होता है। अगर समाकलन की परिभाषा की बात की जाए तो कहते हैं कि अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहा जाता है। क्या कहेंगे? अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहा जाता है। अब आइए इस पर चर्चा करते हैं कि ये किस प्रकार से इसके सवालों को सॉल्व किया जाएगा और बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताया जाएगा ताकि आप इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीख सके और जान सके। मेरे दोस्तों, मैं टॉपिक को आपके सामने लिखता हूं। अब देखें इसे। जैसे मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की अगर बात करें इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन में होता है समाकलन। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। यह इंटीग्रेशन होता है क्या दोस्तों? तो आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन जो होता है यह दोस्तों व्युत्पन्न होता है। मतलब कहेंगे कि अवकलन के व्युत्पन्न को समाकलन कहा जाता है। जो कुछ छात्र जो नए होंगे वो 12 वालों के लिए, उनके लिए भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वो जान पाएंगे, सीख पाएंगे। फिलहाल पॉलिटेक्निक वालों के लिए और बीएससी वालों के लिए बहुत ही क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों आप देखें इस बात को। शुरुआती तौर पर अगर बात करें कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है दोस्त, मैं लिखता हूं कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, SUM। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो कहेंगे सम होता है। और इंटीग्रेशन की साइन कैसे लगाया जाता है? SIGN। साइन कैसे प्रयोग किया जाएगा? तब देखिए ये जो इंटीग्रेशन का यस है, अगर इस साइन को अगर मैं ऐसे कर दूं ऊपर, इस यस को अगर ऐसे कर दिया जाए तो इस भाग में हो जाता है और ये इंटीग्रेशन इस स्वरूप हो जाता है। तो ये साइन होता है इंटीग्रेशन, पर इसे पढ़ते क्या है? इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, समाकलन पढ़ते हैं। दोस्तों अगर समाकलन की बात की जाए कि समाकलन कहते किसे हैं, तो मैंने आपसे बताया कि अवकलन के व्युत्पन्न को समाकलन कहा जाता है। वैसे तो किसी राशि का जिसका समाकल ज्ञात किया था उसे समाकलन कहते हैं। किसी राशि का समाकल ज्ञात करने की क्रिया को समाकलन कहते हैं। तो एक प्रश्न आता है समाकल क्या होता है? जिसका हम समाकलन करते हैं उसे समाकल कहते हैं, और या फिर समाकल्य कहते हैं। दोस्तों तो आप देखें, ध्यान समझे। जैसे हम किसी y को लिखते थे दोस्तों, y बराबर लिखते थे या फिर कोई फंक्शन लिखते थे। x बराबर अगर कोई मैं फंक्शन लिखता था डिफरेंशियल के लिए कि x² + 2 होता था, तो इसका हम लोग कैसे डिफरेंशियल करते थे? तो इसके फंक्शन के लिए f(x) की जगह हम लोग क्या लिखते थे? y बराबर लिख लेते थे और x² + 2 करते थे। जब कहा जाता था कि इसका आप क्या करिए, डिफरेंशियल करिए, तो आप ऐसे लिखते थे dy/dx बराबर x² + 2, और यहां आप लिखते थे बराबर करके ddx। तो ऐसे आप करते थे। तो मेरे दोस्तों मतलब कि जिस चीज का अवकलन किया जाएगा उसको जिसके सापेक्ष किया था उसको कहां रखा था? नीचे। जैसे मैंने कहा x बराबर आपके सामने लिखा है कि y⁻3, इसका आप क्या करिए तो अवकलन कीजिए। तो आप कैसे करते थे? इस फंक्शन को आप किसी दूसरे फंक्शन के रूप में लिख लेते थे या फिर मतलब y के रूप में लिख लेते थे। जैसे मैं लिखूं x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा x⁻3। तो इस फंक्शन का हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dx/dy, और यहाँ क्या लिखेंगे? dy, और x पावर कितना लिखा जाएगा? अरे सॉरी, y के पावर कितना लिखा जाएगा? 3 लिखा जाएगा। तो जो जिस रूप का फंक्शन होता है उस रूप के सापेक्ष उसका क्या कहता है? अवकलन किया जाता है। अगर उस रूप के सापेक्ष नहीं करेंगे तो उसका मान कितना आएगा? उसका मान 0 आएगा। दोस्तों जैसे मैं कहूं आपके सामने कि कोई फंक्शन x बराबर लिखा है और कुछ दूसरा फंक्शन लिखा होगा, तो उस फंक्शन का मान 0 आएगा या फिर दूसरे तरीके से लिखा जाएगा, उसको आपको बताया जाएगा कैसे लिखा जाता है। तो ये डिफरेंशियल में हम लोगों ने इसको पढ़ा था, लेकिन हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल को कैसे लिखा जाता है? तो जैसे हम लिखते हैं कोई फंक्शन y बराबर दिया है, y बराबर x⁻3, तो इसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लिखते हैं? dy/dx। तो मेरे दोस्त आप देख पा रहे हैं कि इस y के लिए हमने कितना अक्षर dy
और dx, मतलब ddx। ddx इसमें हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है, इस y में कितना जोड़ा है, ddx एक्स्ट्रा जोड़ा है। तो आप यहां भी ddx एक्स्ट्रा जोड़ेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो आप देख पा रहे हैं कि जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता था उसको कहां रखते हैं, नीचे। और मैंने कहा चुकी आपको कि अवकलन का व्युत्क्रम क्या होता है, समाकलन होता है। तो आप सोच कर बताइए कि यहाँ जो ये जो लिखा है dx, ये dx जब नीचे है तो समाकलन में ये dx कैसे होगा? जब यहाँ गुणा के रूप में है तो वहां किस रूप में होगा दोस्त? तो वहां भाग के रूप में होगा। नहीं, यहाँ भाग के रूप में है तो वहां किस रूप में होगा? वहां गुणा के रूप में होगा। तो आप देखेंगे दोस्तों, मैंने कहा कि जब यह dx यहां भाग के रूप में है तो जब समाकलन लिखेंगे तो किस रूप में लिखा जाएगा? उसे हम गुणा के रूप में लिखेंगे। तो ये तो बात थी किसकी? ये बात थी आपके अवकलन की बात थी, लेकिन हमको चूंकि समाकलन के रूप में लिखना है तो मैं आपको समाकलन की बात बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। ये हम जान चुके हैं कि समाकलन किसे कहते हैं। तो हमने कहा कि अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहा जाता है। समाकलन का शाब्दिक अर्थ होता है सम, और सम मिश्र है जोड़, मतलब योग। और हमने जब समाकलन के बिगड़ा रूप जैसे बिगाड़ देते हैं, ये बिगड़ा ही रूप है। सम का बिगड़ा रूप, f का बिगड़ा रूप समाकलन का चिन्ह बनता है। आप इस बात को जाने। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और आपको आगे समझा रहा हूं। तो मैं अगर एक एक टॉपिक, अगर एक एक फार्मूले पर बात किया जाएगा और एक एक फार्मूले पर हम लोग सवाल लगाएंगे भी, और आपको सवाल भी दिया जाएगा ताकि आप भी लगाकर सेंड करेंगे। जैसे देखें दोस्तों, मैं आपको सवाल बताऊं कि हम लोग लिखते थे y बराबर x से पावर n। जैसे एक फंक्शन होता था x बराबर x से पावर n। तो डिफरेंशियल में करते क्या थे? डिफरेंशियल का मतलब अवकलन। f की जगह हम लोग y लिख लेते थे। क्या लिख लेते दोस्तों? y। और x के पावर लिखते थे n। जब कहा जाता था कि इसका अवकलन करिए तो आप लिखते थे dy by dx, और वही लिखते थे आप ddx के पावर x के पावर यहां n। ऐसा हम लोग लिखते थे। जब इसी चीज को दोस्त कहा जाएगा fx बराबर लिखा है x के पावर n, और कहा जाए कि इसका आप क्या करिए, अवकलन करिए, तो जिस प्रकार से fx की जगह आप y लिखते थे उसी प्रकार से आप fx की जगह यहाँ क्या लिखेंगे? I लिखेंगे। I फॉर मतलब इंटीग्रेशन। आप यहाँ y लिखते थे, y एक रूप लेता था, मतलब फंक्शन का रूप ही लेता था। इसी प्रकार से आप इसको कैसे लिखेंगे और इस इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे x के पावर n। मेरे दोस्त ध्यान समझेंगे, हम लोग जब ddx लिखते थे यहाँ x किस रूप में था? भाग के रूप में था। तो यहाँ हम किस रूप में लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे गुणा के रूप में। ये था अवकलन का रूप है। इसका जब हम लोग अवकलन करते थे तो कितना होता था? तो ये n कहाँ आता था? आगे आता था, और यही x लिखा जाता था, और इस n में से -1 घटता था। आप जरा सोच कर बताइए कि यहाँ ये गुणा के रूप में है और ये किस पे? पावर के रूप में है, और यहाँ इसको घटाया जा रहा है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? यहां चूंकि घटाया जा रहा है, अब यहां क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। तो x के पावर कितना हो गया? n। चूंकि जो पहले था वही यहां भाग के रूप में है, तो आप ये जो जोड़े हैं इसी को आप किस में लिखेंगे? भाग के रूप में लिखेंगे। मेरे दोस्त यहां हमने ऐसे कर लिया। अब एक बात मैं आपको और समझाता हूं, वो समझने वाली बात है। वो बात यह है दोस्त, ध्यान समझेंगे, कि जब मैंने कहा fx के पावर, fx बराबर लिखा है x के पावर 2 धन 4, तो आप देखें अगर ऐसा लिखा तो y बराबर आप लिखेंगे x के पावर 2 और धन 4। अब इसको कहा जाए कि डिफरेंशिएट करिए तो आप लिखेंगे dy by dx बराबर लिखेंगे d dx और x के पावर 2 प्लस कितना? 4। ऐसा लिखेंगे। इस y में देखिए इतना जोड़ा है तो आप इतना जोड़ेंगे। अब इस दोनों को आप अलग अलग कर लेंगे तो डी डी एक्स, एक्स के पावर स्क्वायर हो जाता है, प्लस डी डी एक्स और कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप देखें हम इसी कांस्टेंट पद के लिए मैं लिख लेता हूं 4। तो इस बात के लिए मैं आपको थोड़ा सा इधर समझाना चाहता हूं। इस बात के लिए मैं आपको यही थोड़ा समझाना चाहता हूं। इस बात को समझिएगा कि अगर y fx बराबर लिखा है, कोई टर्म लिखा है, कोई कांस्टेंट पद लिखा है, किसी भी कांस्टेंट पद की मान लेते हैं, 4 5 6 7 कुछ भी मान लेते हैं। अगर ये लिखा है
और मैंने कहा वो इसका y पर लिख दिया 7 और कहा गया कि इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो आप सोचिए क्या मैं यहाँ x के पावर 0 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं कि नहीं भाई? क्यों नहीं? x के पावर 0 का मान 1 होता है। अब आपको ये समझाया जाएगा कि x के पावर 0 का मान 1 होते कैसे होता है, बताएंगे आपको। तो इसको हम लिखेंगे dy बाई dx बराबर, इसको हम लिख लेंगे 7, ये बाहर कर लेंगे और डी डी एक्स और इस पर कितना लिखेंगे 0। अब आप बताइए ये 0 कहां आएगा? इस सूत्र के मुताबिक x पावर n था तो n आगे आ रहा था, इसी सूत्र के मुताबिक x पावर 0 कहां आएगा? आगे आएगा। जब दोस्त यह आगे आएगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 7 मल्टीप्लाई 0 x से पावर 0 माइनस 1, ये पूरी वैल्यू आएगी डी। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना आ गया? 0। तो मेरे दोस्त एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी कांस्टेंट पद का टर्म ऑफ एनी कांस्टेंट पद द डिफरेंशियल विल बी 0। किसी भी कांस्टेंट पद का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है? 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट पद का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है? 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट पद का, किसी भी कांस्टेंट का मतलब अचर पद का अवकलन क्या होगा दोस्तों? तो 0 होगा। इस बात को दिमाग में रख लीजिए। तो आप बताइए इसको, यहाँ x पावर स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 2, यहाँ लिखेंगे x, 2 में से घटेगा बचेगा 1, और बताइए डी वाई बाई डी एक्स कांस्टेंट पद है कि नहीं, इसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त अब इसी पद को आपको कहा जाए, यहां लिखता हूं, और इसी पद को आपको ये बात समझाने के लिए यहां लिखा जाए। अगर x बराबर लिखा है x के पावर नहीं, इधर देखिए। अब जैसे देखिए ये हमने क्या किया, इसका डिफरेंशियल किया। हमने क्या किया है, इसका इस y फलन का हमने ये डिफरेंशियल किया। डिफरेंशियल मतलब अवकलन करके इतना मान लाया गया है। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो इतना आना चाहिए। भाई अवकलन समाकलन का उल्टा है ना। जब समाकलन अवकलन का उल्टा है तो आप बताइए ना, जब अवकलन समाकलन का उल्टा है तो जब इसका इतना करे तो आ रहा है तो इसका भी किया जाए तो इतना आना चाहिए ना। इसी को ना उल्टा कहेंगे हम लोग। जब अवकलन समाकलन का उल्टा है तो किसी फलन का जितना अगर मान अवकलन करके निकाला जा रहा है तो फिर उसका समाकलन कर दो, इतना आ जाना चाहिए, तभी तो सेट होगा। तो इसका मतलब है, अब इस पद का जो लिखा है इसका हम लोग तो लिखते हैं एफ एक्स बराबर लिखते हैं, चाहे दूसरा फलन ले सकते हैं जी एफ बराबर 2x। यही अब जरा सोचिए, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो लिख लेते हैं आई, यहां लिखेंगे इंटीग्रेशन 2x इंटू dx। मैंने कहा dx क्यों लिखा? dx इसलिए लिखा गया दोस्त क्योंकि यहाँ भाग के रूप में था तो वहां गुणा के रूप में होगा। अब y बराबर i बराबर कितना होगा? तो 2 आगे आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन x इंटू dx, i बराबर कितना होगा? 2। अब देखें ये x की घात कितनी है? 1 है। यहां जितना घात होगा उसमें 1 जुटेगा, 1 धन 1, जितना ऊपर लिखे उतना नीचे 1 धन 1। तो i बराबर 2, x के पावर 2 प्लस 2 है, 2 से 2 कटेगा, i बराबर कितना आया? x के पावर 2। मेरे दोस्त आप देख पा रहे हैं कि x के पावर 2 तो आया पर 4 नहीं आया। तो इसका मतलब कि 4 अगर देखा जाए, इसका मतलब कि इसका जब हम लोग डिफरेंशियल किए तो इतना आ रहा था, जब हमने इंटीग्रेशन किया तो ये आया। मतलब इस y जो फलन है इसका हमने अवकलन किया तो इतना मान आया, लेकिन जब इसी का हमने समाकलन किया तो x पावर 2 आया पर 4 नहीं आया। इसका मतलब है दोस्त कि अगर किसी चीज का हम अवकलन करते हैं तो उसको 4 आना चाहिए। अगर 4 नहीं आता है तो इस सवाल तब तो जो हम बता रहे हैं कि अवकलन समाकलन का व्युत्पन्न होता है ये तो गलत हो गया। तो इसीलिए यहां पर एक हम टर्म जोड़ देते हैं जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं c। किसी भी कांस्टेंट पद जोड़ देते हैं c। अब इस कांस्टेंट पद का मान अलग अलग हो सकता है और फलन क्या था, किस रूप में था, हर फलन का अलग अलग आएगा। अब इस कांस्टेंट c का मान कुछ भी हो सकता है, मतलब निश्चित नहीं है। आप कैसे कर सकते हैं कि इसका मान 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, मतलब निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं होने के कारण ही इस समाकलन को हम कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इसका नाम होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इसी अनिश्चित होने के कारण इसे अनिश्चित समाकलन कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनिश्चित समाकलन कहा जाता है।
बाद में हम लोग पढ़ेंगे निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वह इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। और इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित समाकलन क्यों है? क्योंकि जिसमें कांस्टेंट पद है, टर्म जो सी है, इसकी वैल्यू निश्चित नहीं है। निश्चित न होने के कारण ही इसे हम अनिश्चित समाकलन कहते हैं। तो मेरे दोस्तों एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी ये पद जो हम लोग कुछ पढ़े हैं, जो लोग जानते होंगे इस बात को जानते हैं। लेकिन हमने जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन की बात की, x पावर n ऐसे होता है या फिर ऐसे, तो इस समाकलन को क्या कहता है? तो हमने 2-3 बात बताई। नंबर 1 बात आप उस पर ध्यान देंगे। नंबर 1 बात थी जिसका समाकलन कैसे कहते हैं, तो हमने कहा कि समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम को ही समाकलन कहते हैं। अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। जिस पद का समाकलन किया जाता है उसे समाकल्य कहते हैं। जिस पद का समाकलन किया जाता है उसे समाकल्य कहते हैं। समाकल ज्ञात करने की विधि को ही समाकलन कहते हैं। अनिश्चित पद होने के कारण, पद जो है अनिश्चित टर्म का मान होने के कारण इसका नाम क्या था? अनिश्चित समाकलन कहा जाता है। अनिश्चित समाकलन, समाकलन का जो रूप है वो x का बिगड़ा हुआ रूप है, जो खींच देते हैं तो समाकलन बन जाता है। इसका क्या है? बिगड़ा हुआ रूप, x का बिगड़ा हुआ रूप समाकलन कहलाता है। तो मेरे दोस्त आप यह बात समझ गए होंगे। अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूं, जरा आपको आगे इस एक एक फार्मूले पर सवाल को लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूं दोस्तों, और एक एक आगे की चर्चा की जाती है आपको। तो हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा अनिश्चित समाकलन। और अनिश्चित समाकलन में आप देखें कि हम 2 बातों पर विचार करेंगे। तो मेरे दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनिश्चित समाकलन और एक एक फार्मूले पर, तो मैं आपको अनिश्चित समाकलन के बारे में बताना चाहता हूं और एक एक फार्मूले पर आपको चर्चा की जाएगी। तो आप देखें अनिश्चित समाकलन की कुछ बातों को समझे। जैसे मैं कहूं कि अगर कोई फंक्शन f(x) बराबर लिखा है और इधर कुछ भी लिखा हो, चाहे g(x) बराबर, चाहे कुछ भी, अगर कांस्टेंट k है और यहां लिखा है आपका दोस्त gx, और कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करिए। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे f(x) का इंटू dx बराबर, तो यहां भी हम लिखेंगे इस बात को कैसे, इंटीग्रेशन k gx इंटू dx। ये कांस्टेंट पद बाहर हो जाएगा, ये कांस्टेंट पद क्या हो जाएगा? बाहर। तो जब इसी का जो हम समाकलन रूप लिख रहे हैं ना, इसी को हम कह रहे हैं आई, इसी का नाम क्या है दोस्त? आई है। और इसको हम बाहर कर देंगे तो हो जाएगा k, और ये हो जाएगा gx इंटू dx। यही है समाकलन। ये समाकलन का रूप है। जिस प्रकार से f(x) को आप लिखते तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, क्योंकि आप इसी पद को तो हम समाकलन को ही, यही पद हम लिखते थे वहां पर अवकलन में y लिखते थे, y लिखकर हम लोग dy/dx करते थे। इसी प्रकार से हमने दोनों पक्षों में समाकलन लगा दिया। तो क्या गलत किया? जब दोनों में f dx लगाया तो इधर भी dx तो लगाया। गणित के नियमानुसार सही है कि नहीं? जितना इधर काम करते हैं उतना उधर काम करेंगे। जब दोनों काम बराबर होगा तभी तो सही होगा वाला। तो ये इंटीग्रेशन इधर लगाया, इधर भी लगाया। चूंकि यह एक फंक्शन का रूप है इसलिए हमने इसको आई लिखा, और ये इसका मान या वैल्यू देगा, इसलिए हम लोग ऐसे लिखा। तो ये आई बराबर के जी इंटू dx ऐसे लिखाते हैं। तो पहले फार्मूले पर हम विचार करते हैं, फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 1 पर विचार करते हैं कि अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेशन ऐसे लिखा है, f(x) बराबर x के पावर n लिखा है, कह रहा है, इसका मतलब कि कह रहा है कि इंटीग्रेशन करिए, तो लिखेंगे इसको i बराबर इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू dx। इसे पढ़ते हैं इंटीग्रेशन या समाकलन। तो i बराबर इसका समाकलन कितना होगा? तो आप देखें ये x तो x लिखा ही जाएगा, इस x के पावर हो जाएगा 1, अधन कितना होगा दोस्त? ये जो ऊपर लिखा है इसी चीज को नीचे लिखेंगे और प्लस कितना लिखेंगे? c लिखेंगे। यही हमारा क्या है? फार्मूला है। इसी फार्मूले को हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, किससे तुलना करके बताया था, तो उसका डिफरेंसेस तुलना करके बताया था। अब जैसे हम एग्जांपल पर बात करते हैं, जैसे f(x) बराबर लिखा है
एक्स के पावर -5। मैं कह रहा हूं कि इसका इंटीग्रेशन करिए, तो आप लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स के पावर -5 इंटू dx। मेरे दोस्त आप बार बार बात को समझिए, अगर मैं नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको आई लिखा, इसको dx, अगर विचार मेरा कहां से आया, तो दोस्तों ध्यान से एक बार पुनः देख लो। इसी को हम लिख रहे थे x इंटू dx, मैंने इंटीग्रेशन इधर किया तो यहां भी कर सकते हैं, x -5 dx लिखा तो dx। ये सोच रहे होंगे कि dx ही क्यों लिखा जा रहा है, dy क्यों नहीं, तो अपना रूट x का है इसलिए dx है। अगर y होगा ना तो dy होगा, z होगा तो dz होगा, q होगा तो dq होगा, अगर p होगा तो dp होगा। इस बात को समझिए, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। अब बताइए ये x है, x के पावर, इस x के पावर -5 में से एक घटेगा और जितना ऊपर लिखा उतना ही नीचे लिखेंगे, -5 + 1। हमने कहा कांस्टेंट पर c जोड़ लेंगे, i बराबर कितना आएगा, तो x के पावर -4 बटा के -4 धन कितना आएगा c। ये अपना आंसर है दोस्तों। दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा, fx बराबर, अगर मैंने लिखा x के पावर 6, मैंने कहा इसका डिफरेंशियल करिए, तो आप कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन x के पावर 6 इंटू dx। i बराबर लिखेंगे ये x और इसके पावर 6 + 1 और यहाँ 6 + 1 प्लस c लिखेंगे, तो i बराबर आंसर आएगा x पावर 7 बटा के 7 धन c। ये अपना आंसर है दोस्तों। तो मुझे विश्वास हो गया कि ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आप एकदम नोट कर लें। ये इस फार्मूले को आप क्या करें, पूरी अच्छे से शिद्दत से नोट कर लें। और इसी फार्मूले पर मैंने 2 सवाल बताए, अब मैं आपको 5-6 सवाल देता हूं, आप उन सवालों को जरूर कमेंट में लगाकर भेजिएगा। तो दोस्त मैं आपको सवाल देता हूं और सवाल को लिखें। मैं आपको इस पर 3-4 सवाल देता हूं। नंबर 1 सवाल लिखते हैं, fx बराबर लिखिए x के पावर 8। दूसरा सवाल लिखिए fx बराबर x के पावर -7 -6 लिखिए। तीसरा लिखिए fx बराबर x के पावर -5 और चौथा लिखिए fx बराबर x पावर प्लस में लिखिए 13। ये सवाल है। अब मैं थोड़ा सा आपको और तरीके के सवाल को बताता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपके सवाल है, इन्हें आप बताइएगा। इसके बाद मैं आपको आगे बता दूं दोस्तों, तो ध्यान से देखें। आगे अगर मेरे सामने सवाल आया fx बराबर, और fx बराबर लिखा है 3x 5x पावर 4, कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करिए, तो मैं इस fx की जगह कितना लिखूंगा, i लिखूंगा, यहां लिखूंगा x इंटीग्रेशन 5x के पावर 4 इंटू dx। अब तो समझ में आ गया होगा, i बराबर इस 5 को पहले लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे x के पावर 4 इंटू dx। i बराबर कितना लिखेंगे दोस्त, 5x के पावर 4 + 1, नीचे जितना लिखा जाएगा 4 + 1 प्लस कितना लिखेंगे c। i बराबर हुआ 5, इस x के पावर हो जाएगा 5 बटा के 5 प्लस c। आप बताइए 5 से 5 क्या हुआ, कटा, तो आंसर कितना आया दोस्त, तो अपना आंसर आया i बराबर x के पावर 5 प्लस c। ये आंसर आया। और बड़ी ही इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहता हूं आपको, ध्यान से देखें, इस बात को समझने की पूरी कोशिश करें। जैसे fx बराबर लिखा है, fx बराबर लिखा है और कोई कांस्टेंट पद दे दिया 5 और कह रहा है इस कांस्टेंट पद का, कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करिए, तो इंटीग्रेशन के लिए हम इसको लिखेंगे i और लिखेंगे इसको s इंटीग्रेशन 5 इंटू dx। तो आप देखें i बराबर, मैंने इंटीग्रेशन लिखा 5 को बाहर कर दिया, केवल बचा क्या है, dx। क्या मैं यहां x के पावर 0 इंटू dx नहीं लिख सकता क्या, आप बताइए, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां हटाएंगे 5, 1 x के पावर 0 का मान कितना होता है 1, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, मतलब 1 कम्यूटेटिव ला। तो मेरे दोस्त i बराबर तब कितना होगा 5, फार्मूला के अनुसार बताइए x के पावर 0 + 1 जुटेगा, नीचे भी यही लिखा जाएगा 0 + 1, प्लस कितना होगा c।
आई बराबर कितना हुआ 5, एक्स के पावर 0 का मतलब 0 प्लस 1 मतलब 1, और नीचे 1, 1 प्लस कितना हुआ c। इससे एक बात क्लियर समझ में आती है, इससे एक बात समझ में आती है, इट्स इंडिकेट दैट द इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन वी गेट दैट फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स। अगर कोई कांस्टेंट फलन लिखा है तो उसका अगर dx होगा तो जितना रहेगा उस कांस्टेंट का होगा। लेकिन मेरे दोस्त जब अवकलन करते थे तो किसी भी कांस्टेंट पद का जो अवकलन था वो 0 आ रहा था। वो क्या आ रहा था? 0 आ रहा था, लेकिन समाकलन इसका 0 नहीं आएगा, तभी तो उल्टा होगा। तो इसका 5x हो जाएगा। अगर यहाँ 7 होगा तो 7x हो जाएगा, 7 होगा तो 7x, 8 होगा तो 8x, 9x ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब मेरे सामने दूसरा टाइप का सवाल आता है, जैसे देखेंगे fx बराबर लिखा है दोस्त x के पावर 3 प्लस 4 लिखा है। अब कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करिए, तो मैं लिखूंगा i बराबर इंटीग्रेशन x के पावर 3 प्लस 4 और यहां पर लिख लिया जाएगा dx। अब देखिए i बराबर क्या होगा, तो हर टर्म को हम इस टर्म को इसके साथ dx को गुणा कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन x के पावर 3, इस dx को यहां कर लेंगे dx। फिर बीच में प्लस लिखा है, प्लस लगा लेंगे। अब इस टर्म को फिर इसके साथ लाएंगे, तो यहां लिखेंगे और इसको यहां गुणा कर लेंगे dx, बस हो गया। i बराबर x के पावर अब कितना लिखा जाएगा, तो x के पावर 3 प्लस 1 बटा के 3 प्लस 1 होगा, प्लस अभी मैंने बताया किसी भी कांस्टेंट पद का x से जुड़ जाता है तो कितना हो जाएगा 4x प्लस c। तो i बराबर कितना आएगा दोस्त, x पावर 4 बटा के 4 धन 4x प्लस c, यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो क्या मेरे दोस्त आप ऐसा सवाल नहीं लगा पाएंगे? बिल्कुल लगा लेंगे। अगर लगा लेंगे तो मैं एक सवाल और आपको बता रहा हूं और इसको मिटा दे रहा हूं। बहुत ही बेसिक लेवल से मैंने बताया आपको, मैं दूसरा सवाल आपके सामने रख रहा हूं। जैसे fx बराबर लिखा है x पावर माइनस 3 बटा के 2 प्लस 7 लिखा है। अब कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करिए, तो हम लोग लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन x पावर माइनस 3 बटा के 2 धन 7 और ब्रैकेट बंद इंटू dx। क्या करेंगे दोस्त, इसको इसके साथ dx गुणा कर लेंगे, फिर इसको इसके साथ dx गुणा कर लेंगे। तो i बराबर कितना होगा, इंटीग्रेशन x पावर माइनस 3 बटा के 2 इंटू dx। प्लस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, फिर इंटीग्रेशन इसके साथ कर लेंगे 7 इंटू dx। अब जरा देखिए, बताइए x पावर यहाँ एक जुटेगा तो माइनस 3 बटा के 2 धन 1, जितना ऊपर लिखा है उतना ही नीचे लिखेगा, माइनस 3 बटा के 2 प्लस 1 लिखेंगे। हमने अभी बताया किसी भी कांस्टेंट पद का समाकलन करते हैं तो जितना लिखा रहता है वो लिखा जाएगा। अगर dx होगा तो x लिखा जाएगा, अगर dy होगा तो y लिखा जाएगा, dp होगा तो p लिखा जाएगा। तो कितना होगा 7x प्लस c लिखा जाएगा। i बराबर कितना होगा दोस्त, तो आप कर लीजिए, देखिए यहाँ से 2 एक 2 मतलब 2 1 जा 2 और माइनस 2 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 1, इसका मतलब हुआ x पावर माइनस 1 बटा के 2 नीचे 2 बटा 2 एक 2 माइनस 3 में से 1 घटेगा कितना 2 घटेगा माइनस 1 मतलब 1 बटा कितना आएगा 2 प्लस 7x प्लस कितना c, यह 2 ऊपर चला जाएगा तो i बराबर आएगा माइनस 2x पावर माइनस 1 बटा के 2 धन 7 प्लस c, यही अपना क्या है आंसर है दोस्तों। तो मेरे दोस्त मैंने आपको 4 सवाल दिया था, अब मैं 4 सवाल आपको इस लेवल इस तरीका का दे रहा हूं ताकि अब इसको लगाइएगा। मैं आपको 4 सवाल दे रहा हूं, सवाल नंबर लिखिए, नोट करिए 1, fx बराबर 7x के पावर 7/3 प्लस 7x प्लस 8। दूसरा सवाल लिखिए fx बराबर लिखा है a x पावर 3 प्लस b x पावर 2 प्लस c। ये कांस्टेंट पद है c, ये कांस्टेंट पद है c। जब इसका हम लोग दोबारा लोग करेंगे तो दूसरा कांस्टेंट पद b जोड़ लेंगे या c डैश कर लेंगे। तीसरा लिखेंगे fx बराबर
एक्स पावर 4 प्लस -4 लिखते हैं प्लस 5x, बस करते हैं। चौथा सवाल लिखते हैं आपके सामने, एफ एक्स बराबर बी एक्स पावर -6/5 धन एक्स पावर -1/2। ये सवाल है। 4 उधर थे, 4 इधर सवाल है, 4 गुना के 8। इन 4 सवालों, 8 सवालों के आप आंसर जरूर बताइएगा। मैं आपको कुछ और अब आगे लेवल के सवालों को डिस्कस करता हूं इंटीग्रेशन में। मुझे आशा और विश्वास दोनों हो चुका होगा कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, मैंने बताया आपको कि एक इंटीग्रेशन सवाल, एक जो फार्मूला था इंटीग्रेशन का, जैसे लिखा था x बराबर x पावर n, तो I बराबर लिखा होता है x के पावर n इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। ये इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। जैसे आप देखें, ये पहला फार्मूला था। अब फार्मूला 2 पर हम बात करते हैं। फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2 कहता है कि अगर एफ एक्स बराबर लिखा है log x, एफ एक्स बराबर लिखा है कितना, log x। तो जब इसका हम लोग अवकलन करते थे तो एफ एक्स जगह लिखते थे y और y बराबर लिखते थे log x। अब चूंकि मैंने आपसे कहा कि इसका दोनों पक्षों का अवकलन कीजिए, तो आप लिखते थे dy बाई dx। मैंने इस y में एक्स्ट्रा dx लिखा है, तो आप भी dx लिख लेंगे और log x। dy बाई dx जब करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, आप बताइए। log x का कितना होता है, 1/x होता है। 1 कितना होता है, x। इस दिमाग को रखिए। तो आप बताएं, जब किसी फंक्शन या x का log x आ रहा था और log x का हमने अवकलन क्या किया, 1/x। तो 1/x का समाकलन करेंगे तो कितना आना चाहिए, log x। सिंपल सी बात है। तो fx बराबर मेरे दोस्तों लिखा है 1/x, कितना, 1/x। तो इसको y बराबर लिख लेंगे इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx। तो log कितना हो जाएगा, log x प्लस c। यही क्या होगा, अपना आंसर होगा। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो log x होता है। और log x का समाकलन अवकलन कितना होता है, तो 1/x होता है। अब मैं आपको इस पर सवाल बता रहा हूं। इस फार्मूले को आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जरा, दूसरे मैं बात करता हूं, दूसरे सवालों की ओर चलता हूं। जब मैं चलूं इस पर दिखाऊं आपको कि जैसे सवाल आपके सामने लिखा रहा है, एफ एक्स बराबर लिख रहा है कि x के पावर 3 प्लस 4x प्लस 5/x, और कह रहा है कि इसका अवकलन करिए। तो देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, I बराबर इंटीग्रेशन, इस पूरे को लिखेंगे x के पावर 3 प्लस 4x प्लस 5/x लिखेंगे, और इंटू कितना लिखेंगे, dx लिखेंगे। इस I को आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए x को सबके नीचे कर दीजिए, x को सबके नीचे कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं भाई। x पावर 3/x धन 4x/x धन 5/x बंद कर देते हैं, इंटू dx। आप ही बताओ कि y बराबर लिखा है x पावर क्यूब, और एक नीचे कट जाएगा तो कितना आएगा, x²। यहां से एक x कटेगा तो 4 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, तो 5/x इंटू कितना होगा, तो dx होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो आप देखें कि इसको यहां कर देंगे, फिर इसको यहां, इसको यहां, फिर इसको यहां, इसको यहां, फिर इसको यहां, ऐसे आप क्या करते जाएंगे। तो I बराबर कितना आएगा, इंटीग्रेशन x का स्क्वायर होगा इंटू dx होगा, प्लस ये 4 लिखा जाएगा इंटू dx होगा, प्लस
इंटीग्रेशन 5/x इंटू डी एक्स। मैंने किया क्या दोस्तों, देखो ध्यान से, इसको यहाँ इसके पास, फिर इसको इसके पास, फिर इसको इसके पास, dx का गुणा करता गया। नियम आप पहले से ही जानते हैं, इसका फार्मूला एक्स पावर स्क्वायर का, तो एक्स पावर स्क्वायर लिखेंगे, धन 1 लिखेंगे, बटा के कितना 2 + 1, ऊपर जो लिखा है नीचे भी लिखा जाएगा। आप बताइए किसी भी कांस्टेंट पद का आकलन कितना होता है? कांस्टेंट पद लिखा जाता है और जो dx होता है उसको लिख लेते हैं, तो dx लिखेंगे। ये बताइए 5 बाहर हो जाएगा, 1/x है कि नहीं, तो 5 log x आएगा प्लस कितना c, यही अपना आंसर होगा। अगर इसे और शुद्ध रूप लिखना है तो i बराबर x पावर 3 बटा के 3 धन 4x धन 5 log x धन कितना c। आप मुझे विश्वास है कि क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। तो मैं ऐसा आपको एक सवाल दे रहा हूं, आप इसे जरूर कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। तो सवाल आपके सामने ये रहा, x बराबर x पावर 5 धन 4x पावर -2 प्लस कितना लिखा जाएगा, तो प्लस लिखता हूं 6 बटा के आपके सामने x। इस सवाल को आप जरूर बताइएगा कितना इसका आंसर आएगा। अगर ये बात माइनस की है, अगर इस बात आप माइनस की ना समझ पा रहे होंगे तो आप यहाँ प्लस कर लीजिएगा, आपको अच्छा रहेगा। अगर आप लगा पाएंगे तो मैं एक अगला सवाल दे रहा हूँ, x पावर 6 धन 3x पावर -2 धन 7 बटा के x। अब इसे लगाइएगा। पहला तो मैं जानता हूं कि आप लगा लेंगे, दूसरा अगर यहाँ माइनस की वजह से अगर दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा, मैं अगले वीडियो में आपको इस सवाल को क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। तो मेरे दोस्तों मैंने दो फार्मूला बताया, एक fx बराबर x पावर n और एक कितना था fx बराबर 1/x। आप इसे याद रखिएगा, बाकी हम लोग आगे सवालों पर इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि पूरा सवाल जो है लगाया जाएगा वो किसी भी लेवल का सवाल, धीरे धीरे सवाल को लगाते लगाते सीखते सीखते, क्योंकि सीढ़ी वाइज चढ़ने पर ही अच्छा लगता है। डायरेक्ट चढ़ने का मतलब है कि आप फंसेंगे, गिरेंगे, टूटेंगे तो दिक्कत होगा। तो इसलिए धीरे धीरे बातों को सीखेंगे और धीरे धीरे सीखने में ही आनंद है, मजा भी है। और किसी भी चीज को जितना, कोई भी चीज हो, अगर जितना जल्दी जिंदगी में चाहे कोई भी चीज हो, वह किसी भी पार्ट का, किसी भी क्षेत्र का, जो जितना चीज जल्दी आता है उतना ही जल्दी चीज चला जाता है। और मैं अक्सर क्लास में अपने बताया करता हूं कि जो दिया ज्यादा जलता है, जो ज्यादा भभकता है वो जल्दी बुझा जाता है। तो आप ऐसा काम ना करें, जल्दी जल्दी सीखने में अपना टाइम बर्बाद ना करें, आराम आराम से सीखते चलिए, ताकि सीखने से आनंद में और लंबे समय तक याद रहेगा। तो मेरे दोस्तों दो फार्मूले पर 2 सवाल, 2 4 6 सवाल यहाँ और 2 सवाल यहाँ और 8 गो वहां था, 4 8 और 2 10 सवाल हो गए। इन 10 सवालों पर आप क्या करिएगा, जरूर समान कमेंट करके बताइएगा। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।